प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकालीन पर्यावरण की संभावना एवं रणनीति। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव से ही पर्यावरण और जीव का जो संबंध है वो स्थापित हुआ है। पर्यावरण और पर्यावरणीय कारकों ने जीवन को हमेशा प्रभावित किया है और यूँ कहें जीव पर्यावरण के संरक्षण में ही जीवित रहा है, संरक्षित रहा है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रकृति और ये पर्यावरणीय जो घटक हैं वो संतुलित अवस्था में नहीं रहे हैं। इसका कारण ये है कि मनुष्य द्वारा पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित किया गया है। मनुष्य द्वारा इन कारकों का अपने निजी लाभ के लिए अत्यधिक दोहन किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। यही कारण है आज पृथ्वी पर वायु, ध्वनि, जल, सॉइल और यहाँ तक कि नाभिकीय प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। और ये न केवल मनुष्य को बल्कि पृथ्वी पर विद्यमान हर जीव को प्रभावित कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को दीर्घ समय तक, दीर्घ काल के लिए इसको संरक्षित कैसे रखा जाए, इसकी जो रणनीति है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में न केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी देशों में पर्यावरण मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है और सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पर्यावरण विभाग है वो इस बारे में चिंतित है और लगातार विभिन्न देशों के साथ मिलकर पर्यावरणीय रणनीति जो है बना रहा है, उन पर काम कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित रहेगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पर्यावरण है ये कई तरह से जो है प्रदूषित हो चुका है। उसका कारण से औद्योगिकरण या विकास को बढ़ावा देना हो, या शहरीकरण का विकास हो, या जो प्रदूषित जो जल है उसको सब जरूरत स्रोतों में छोड़ना, या हमारे लाभ के लिए जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसमें कीटनाशकों का उपयोग करना, बहुत से कारण हैं जिसके कारण जो है पर्यावरण असंतुलित हुआ है, प्रदूषित हुआ है। तो प्रकृति तथा इसके जीवों का भविष्य हमारी क्षमताओं से संबद्ध पर्यावरणीय मेंटेनेंस तथा प्रिजर्वेशन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इसी संदर्भ में पर्यावरण के दीर्घकालीन उपयोग और अभिवृद्धि के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना का विकास हुआ है। 1990 के दशक में ये माने जाने लगा कि पर्यावरणीय संसाधनों के अति दोहन के कारण या अविवेकपूर्ण तरीके से उनके उपयोग करने पर पर्यावरणीय ह्रास और अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। यह सर्वाधिक विकासशील देशों में देखा गया। पर्यावरणीय संसाधनों के मानवीय उपयोग और पर्यावरण संरक्षण में या पर्यावरणीय तंत्र में यूँ कह सकते हैं उसके जो कंपोनेंट हैं उनमें हस्तक्षेप के कारण ये एक अंतर्निर्मित क्षमता विकृत हो जाती है या विकृत हो रही है, और पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। मानव निर्मित गतिविधियां हैं
वो लगातार जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। औद्योगिक कल कारखाने और जो जल जो है उसका अत्यधिक दोहन, अनियंत्रित तरीके से दोहन, इससे व्यापक और लार्ज लेवल पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण भी हुआ है और उनका एक तरह से दोहन भी मनुष्य द्वारा किया गया है। हमारी पृथ्वी मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी प्रमुख समस्याओं से जूझ रही है। पिछले वर्षों में यूरोप, अमेरिका तथा जापान ने तीव्र हीट वेव का सामना किया है। तीव्र हीट वेव का मतलब है कि यहाँ पर जो गर्मी का जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी यहाँ का जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी गई है और इससे बड़ी मात्रा में जो है आर्थिक हानि को भी झेलना पड़ा है और भविष्य में भी जो है एक बड़ी जो खतरे की संभावना है वो भी देखी जा रही है। वो ऐसी संभावना मानी जा रही है कि अगर टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा तो ये जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर जो ग्लेशियर हैं या जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और जल जो सी लेवल है उसका जो उसमें जो है जल की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि उसका लेवल जो है काफ़ी बढ़ सकता है और इस कारण से जो है पृथ्वी का जो भूभाग है, जो स्थल भाग है, उस पर भी जल आ सकता है, वो जलमग्न हो सकता है और बहुत से जीव जातियों के लिए एक खतरा हो सकता है, या विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो समुद्री तट पर बसे हैं, जो शहर बसे हैं, उन लोगों के लिए एक खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये जो जल है, ये अगर मान लो ये ग्लेशियर पिघलते रहे लगातार तो एक स्वच्छ जल की जो संभावना है, जो उपलब्धता है, वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से अफ्रीका, एशिया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी बड़ी संख्या में जो है जनधन की हानि हुई है। पूर्वी अफ्रीका में सूखे की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले भी थी और ये जो पर्यावरणीय इम्बैलेंस हुआ है उसी से जो है और भी बढ़ी है। सूखे की जो संभावना है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। कुछ क्षेत्रों में अस्वाभाविक रूप से वर्षा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी अतिवृष्टि ज़्यादा हुई है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है उसमें भी तेज़ी से जो गिरावट है वो देखी गई है और इसका प्रभाव जो है अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा है। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये देखने में आया है कि कई वन्य जीव प्रजातियाँ जो है विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी हैं। उसका कारण है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं या जो प्राकृतिक आवास हैं वो धीरे धीरे कम हुए हैं और इस कारण से जो जीव जातियाँ हैं उनको जो है उनका आवास नहीं मिला और वो जो है आबादी क्षेत्र में आने से उनकी जो है संख्या में कमी हुई है, क्योंकि उनकी डेथ हुई है, लोगों ने उनको अपने लिए खतरा मानते हुए मार गिराया है। वर्ष 2019 में ऐसा माना गया कि लगभग 27,000 से भी ज़्यादा जो है जंतु प्रजातियाँ इस तरह के खतरे का सामना कर रही हैं कि वो विलुप्त होने वाली हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। वर्तमान में सभी बड़े देशों की बात करें तो इनका जो आर्थिक मॉडल है, ये जो आर्थिक विकास की जो अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, इस कारण से प्राकृतिक संसाधनों का
अति दोहन हुआ है। और यूँ कहें कि इनका जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर ही आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए आदि के लिए उत्तरदायी है। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण जो है वो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के जो है उसमें बढ़ोतरी जो है उसके लिए उत्तरदायी है। साथ ही लगभग 80 से 90% जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है उसके क्षरण के लिए भी ये मुख्य कारण हैं। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण से संबंधित अन्य चुनौतियाँ एवं इनकी तीव्रता को ध्यान में रखते हुए यानी तेजी से बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए समय जो है वो तेजी से निकल रहा है। कहने का मतलब है कि ये चुनौतियाँ दिन दिन बढ़ती जा रही हैं और ये हमारे लिए आने वाले समय में गंभीर खतरा न हो जाए, इसलिए समय रहते इन पर जो है नियंत्रण आवश्यक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि एक राष्ट्र अगर या एक क्षेत्र स्टेट जो है वो अगर प्रयास करेगा तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। विश्व के सभी देशों को जो है मिलकर एक पर्यावरण नीति बनानी होगी और उस नीति पर काम करते हुए जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, जो प्रदूषण की हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की हैं, या जो संसाधन है उनका जो अत्यधिक दोहन है, उनका जो अभाव एक कमी के रूप में जो है देखने आ रहा है, उन सब को जो है नियंत्रित एक नीति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग पर आधारित व्यापक रणनीति का निर्माण करना होगा, तभी जो है हम पर्यावरण को दीर्घकालीन जो अवधि है उसके लिए हम उसको बैलेंस स्तर पर ला सकेंगे और ये जो है जो जीवजात हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे। पारंपरिक आर्थिक मॉडल जो सिर्फ लाभ तक सीमित है के द्वारा उपयुक्त समस्याओं से निपटना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक विकास के जो मॉडल जो मनुष्य के समय के लाभ के लिए हैं, तीव्रता से लाभ कमाने के उद्देश्य से जो संसाधनों का जो उपयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, उस पर जो है हमें रोक लगानी होगी और एक जो दीर्घकालीन नीति है उस पर काम करते हुए इनको संतुलित अवस्था में जो है इनका उपभोग करने की जो है एक नीति उस पर काम करना होगा। विश्व में कोई भी देश अपने बल पर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है, क्योंकि किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरी पृथ्वी जो है इससे प्रभावित हो रही है, पृथ्वी के सारे जीवजात प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है। तो इसके लिए विभिन्न देशों को मिलकर व्यापक एवं प्रभावी समाधान खोजने होंगे। साथ ही न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर यानी किसी भी देश के अपने लेवल पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सहयोग को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए जो समाज है और जो एकेडमिक क्षेत्र है, जिसमें शिक्षा जो क्षेत्र है, तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा जो निजी क्षेत्र हैं और सरकारें, इन सब को सामूहिक प्रयास करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भूमिका में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यानी संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसका पर्यावरण विभाग नहीं, उसके जो सभी विभाग हैं उसमें सामंजस्य बिठाते हुए जो है अगर प्रयास किया जाएगा तो हम पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है उनका निराकरण करने में सक्षम हो पाएंगे। पर्यावरण के से संबंधित मुद्दों को अधिक तरजीह दी जाए चाहिए, उनको अधिक जो है महत्व दिया जाना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र में जो है पर्यावरण के मामलों के लिए यूएन पर्यावरण की भूमिका
महत्वपूर्ण है। तो यूएन पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा अन्य बहु पक्षीय निकायों को साथ में लेके जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित अभिशासन की सबसे बड़ी चुनौती है, यानी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो है एक राष्ट्र जो है अपने विकास के लिए जो है पर्यावरण संसाधनों का या प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, पर्यावरण जो है उसको एम्बेलेंस कर रहा है, तो दूसरा जो देश है उसको किस तरह से रोक सके। तो अगर रोकने का प्रयास करता है तो एक युद्ध की संभावना बढ़ती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि सभी देश जो है उन प्रावधानों को माने और उनको जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम, उनको समझाइश के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करके जो है इस तरह से हम पर्यावरण का जो इम्बेलेंस है, संतुलन है, उसको इम्बेलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और संतुलन बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो जो चुनौती है पर्यावरण की, पर्यावरण प्रदूषण की, पर्यावरणिक घटकों में जो असंतुलन है उसकी जो चुनौती है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको लागू करना होगा और विभिन्न जो देश हैं उनको एक साथ जो है एक मंच पर लाकर एक ही व्यवस्था के द्वारा उनको जो है इस प्रोग्राम को जो है लागू करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। फिनलैंड पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समझौते पर एक बेहतरीन तालमेल को प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए 2035 तक की जो एक रणनीति बना ली है और उसी तरह की रणनीति जो है कि अन्य देशों से भी अपेक्षा की जाती है। तो उसने जो है जो पर्यावरण में जो प्रदूषण के जो कारण हैं उनको नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो लागू किए हैं और उसका जो है बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। तो अन्य देशों को भी जो है UNEA जो है या विभिन्न जो पर्यावरण समझौते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के निर्माण का पूरी तरह से सम्मान करते हुए भविष्य के लिए या भविष्य में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभाओं को पर्यावरण एजेंडे को बेहतर तालमेल के साथ समग्र रूप से लागू करना चाहिए। तभी जो है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के जो है एक समुचित और न्यायपूर्ण जो है समाधान निकाल पाएंगे। मौजूदा वक्त में पूरा विश्व विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहले हमने बात की थी। संयुक्त राष्ट्र संस्थान, UN पर्यावरण तथा UNEA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौतों के द्वारा जो है या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहे हैं। किंतु ये जो प्रयास हैं मौजूदा जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मैंने अभी फिनलैंड की बात की थी, फिनलैंड ने विभिन्न देशों और समझौतों से आगे बढ़कर वर्ष 2035 तक समय को कार्बन न्यूट्रल करने का निर्णय लिया है। अन्य देशों को भी फिनलैंड से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहने का मतलब है सभी देश मिलकर के प्रयास करेंगे तभी जो है पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं और प्रकृति के जो घटक हैं या जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको एक नियमित और प्लान्ड वे में अगर उनका उपयोग किया जाए, जो है कंट्रोल्ड और प्लान्ड वे में अगर उनका उपयोग किया जाए तो ये जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है ये उपयोगी और एक तरह से उनके लिए काम आएंगे एक तरह से। तो विभिन्न देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए एकमात्र ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि आर्थिक विकास ही करना है, भले उसके लिए पर्यावरण या प्रकृति जो है उसकी बलि
चढ़ानी पड़े तो उनको सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर ही एक जो विकास का जो मॉडल है वो बनाना होगा, उस पर अमल करना होगा। कोई भी देश अपने बल पर वैश्विक चुनौती से पार नहीं पा सकता, इसलिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे और इन देशों के मध्य बेहतर तालमेल और समन्वय बनाने के लिए पर्यावरण से संबंधित निकायों को एक मंच पर लाना होगा और यह प्रयास जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही संभव है। तो कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को जो है एक इस तरह के प्रोग्राम जो है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो उनको बनाना होगा। प्राय ऐसा माना जाता है कि एक विचार अथवा कार्य के असफल हो जाने पर दूसरी नीति को अपना लेना चाहिए, जिसे प्लान बी भी कहते हैं एक तरह से। किंतु हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पास एक ये ग्रह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, यानी जिसका जीवन नहीं है। तो इस पर जो जीवन है और जीवन का जो बैलेंस है या जीवन जो है किन पर्यावरण घटकों के साथ सामंजस्य से जो है चल रहा है, तो उन घटकों में इम्बैलेंस नहीं बने। वायु की जो संतुलित मात्रा है उसमें जो गैसें जो हैं उनकी संतुलित मात्रा है वो रहनी चाहिए। अगर वहाँ इम्बैलेंस होएगा, प्रदूषित फैलाने वाली जो गैसें हैं वो फैलेंगी, वहाँ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मात्रा में होंगी, तो निश्चित रूप से जीवन जो है वो खतरे में होगा, वो प्रभावित होगा। इसलिए न केवल वायु बल्कि जल, वायु, सोइल, जितने भी प्राकृतिक घटक हैं उसमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो आर्थिक विकास का जो मॉडल है वो इनके दोहन पर आधारित है और इनको प्रभावित करके ही वो जो है विकास का मॉडल चल रहा है। लेकिन ये प्रभावित इतने ज़्यादा अगर हो गए तो वो विकास का मॉडल तो फेल होगा ही होगा, इधर जो है जीवन भी जो है खतरे में आ सकता है। इसलिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें सोच समझकर और जो है दीर्घकालीन फायदे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने क्रियाकलाप को जो है उन पे कंट्रोल करना होगा और विशेष तौर से जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो क्रियाकलाप हैं उन पर नियंत्रित करना होगा और दीर्घकालीन विकास की एक रणनीति अपनानी होगी। अन्यथा आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि जंगल समाप्त हो जाए, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिले और ये जो टेम्परेचर जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं वो इतना बढ़ जाए कि हम उसमें रह नहीं पाए। ध्रुव क्षेत्र जहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है और अगर वो बर्फ़ पिघलने लगी तो जो है वो जल स्तर जो है समुद्र का इतना बढ़ जाएगा कि जो तटीय क्षेत्र में जो शहर बसे हुए हैं वो पूरे शहर जो है जलमग्न हो सकते हैं और बहुत से लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए है सभी देशों को यूँ कहें संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जो है एक रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति पर जो है एक सहमति के साथ काम करना होगा। तभी जो है जल, वन, वायु ये सुरक्षित और संरक्षित रह पाएगी और ये सब संतुलित अवस्था में रहेगी, बैलेंस अवस्था में रहेगी, तो शुद्ध अवस्था में रहेगी, तो जीवन भी जो है सही रूप से संचालित होता रहेगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रयास करना होगा और प्रत्येक देश को भी जो है अपने यहाँ जितने भी लोग हैं उनको पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता उनमें पैदा करनी होगी। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जो है अभियान स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर चलाने चाहिए या चलाने होंगे, ताकि जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उसका एक सीमित दायरे में ही उनका उपयोग हो, अनियंत्रित से उनका उपयोग नहीं हो। तो हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि
पीने योग्य जल बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसका अत्यधिक दोहन किया जाएगा। तो एक समय कहीं ऐसा नहीं आ जाए कि हमें पीने के लिए जो है जल उपलब्ध नहीं हो। इसी तरह से स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु भी आवश्यक है। शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो भी अनेक बीमारियां जो है हमारे को घेर लेंगी और कहीं जीवन जो है हमारा खतरे में न पड़ जाए, इसलिए वो भी प्रयास में करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका है उसको फैलाया जाना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको संचालित किया जाना चाहिए और जो प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक हैं उस पर नियंत्रण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसको पूर्ण जो है ईमानदारी से अगर इन प्रोग्राम को अगर लागू किया जाएगा तभी हम पर्यावरण को संतुलित रख पाएंगे। तो ये सब तभी संभव है जब हम एक दीर्घकालीन रणनीति पर काम करें और वो रणनीति इस तरह की हो कि सभी देश जो है उसको सच्चाई से ईमानदारी से उसका पालन करें। विकास का जो मॉडल है, जो तीव्र या अत्यधिक तीव्रता के साथ जो है आर्थिक विकास की जो प्रतिस्पर्धा है उस पर हमें नियंत्रित करना होगा और संतुलित और समग्र विकास जो है उस पर हम ध्यान देंगे। थैंक यू।